जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान, जिसे साइंस बोलते हैं, और उसके बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान वाले पोर्शन पर। बायोलॉजी से क्वेश्चन भर भर के आते हैं परीक्षाओं में। आपने परीक्षाएं दी होंगी या टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे तो आपको इसका आइडिया होगा। आज हम लोग बायोलॉजी का एक यूनिट था जिसे द सेल कहते हैं, कोशिका के बारे में बात करेंगे। मित्रों, कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। एक छोटी सी कोशिका में जीवन के सारे वो कण पाए जाते हैं जो एक जीवन को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। ईश्वर की ये लीला भी देखिए कि एक माइक्रोन में पाई जाने वाली कोशिका में जीवन चलाने के सभी कंपोनेंट होते हैं। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे सेल्स में पाया क्या जाता है। प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में डिफरेंस हमने पिछली क्लासेस में कर लिया था। उस सीरीज़ का जो अगला है वो ये है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। प्रो मतलब होता है इनिशियल और कैरियन मतलब होता है सेल, मतलब कि जो प्रारंभिक कोशिका होती है उसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और यूकैरियोटिक मतलब होता है, यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए वो यूकैरियोटिक होता है। लेकिन इसके अलावा भी एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में बाकी कई चीज़ों पे कि भाई किस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, किस में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन किसका किससे बना होता है, ये तमाम क्वेश्चन आता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बाद हम दूसरा बात जो करेंगे वो है कि सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, और जो सेल है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें भरी हुई हैं। तो बिना एक मिनट गवाए अपना कॉपी पेन ले लीजिए और फटाक से इसे नोट कर लीजिए, और क्योंकि ये परीक्षाओं में आता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि कोशिका का जो अध्ययन है, द स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी। तो इसका अध्ययन यानी इसका स्टडी किस में करते हैं, साइटोलॉजी में करते हैं। साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल, इज साइटोलॉजी। इसके बाद है कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द प्रयोग किया था। सबसे अच्छा खोजा भी इन्होंने ही था, रॉबर्ट हुक ने, जो पिछली क्लास में आपको बताया गया। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलासेप्टिकोमा है। माइकोप्लाज्मा, इसे पीपीएलओ बोलते हैं, और ये सबसे छोटी कोशिका है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ये ऑस्ट्रिच एग की होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। इसके बाद बड़ी अलग चीज़ है और लंबी अलग चीज़ है। अगला है कि लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, तो ये है मानव की तंत्र की कोशिका, नर्वस सिस्टम। द सेल ऑफ नर्वस सिस्टम इज द लॉन्गेस्ट सेल, whereas the ostrich egg cell is the largest cell। तो ये सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है। अब यहाँ पे हम एक डिफरेंस करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रारंभिक कोशिका और सत्य कोशिका में अंतर क्या है। इसका मतलब कि ये कोशिका करोड़ों साल पहले बनी होगी। जो समुद्र में जो पहली बार प्रोटीन या अमीनो एसिड बना था उससे प्रोकैरियोटिक सेल बना था। उसके बाद जब उसमें डेवलपमेंट हुआ तो उसमें न्यूक्लियस पाया जाने लगा, ट्रू न्यूक्लियस। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल बना, और आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल से ही विकसित होकर के ये एडवांस स्टेज है। प्रोकैरियोटिक सेल के सारे डिफरेंस को मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि हमारे ज़्यादातर बच्चे दोनों भाषाओं के हैं, बट इसे मैं डिस्क्राइब हिंदी में कर दूंगा। सेल वॉल यानी पहला जो लक्षण है वह है कोशिका भित्ति। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन की बनी होती है और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज जो है मोस्ट एडवांस सेल की सेल वॉल को बनाता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस भी कहते हैं। तो निश्चित रूप से ये सारे ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक में नहीं के बराबर होंगे। तो यहाँ पे एब्सेंट है यानी अनुपस्थित है, और यहाँ पर यूकैरियोटिक में उपस्थित है। बाकी जगह में
कॉमन सेंस से आप लगाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतः प्रद्रव्य जलिका भी नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक में पाई जाती है। राइबोसोम जिसे प्रोटीन निर्माण का कारखाना कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S यानी ये जो है ये है सिंपलर टाइप की है, और जबकि राइबोसोम 80S ये एडवांस टाइप का है, ये इसमें पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद गोल्गी अपरेटस यानी गोल्गी बॉडी प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है, यूकैरियोटिक में पाई जाती है। इसमें नहीं पाई जाती, इसमें पाई जाती है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी क्या होता है, केंद्रक जो झिल्ली होती है वो इसमें नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में पाई जाती है। लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक में पाई जाती है। इनका जो डीएनए है सिंगल स्टैंडर्ड है, जबकि यूकैरियोटिक का जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा गुणसूत्र होता है। इनकी जो श्वसन होती है प्रोकैरियोटिक में ये प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होती है, जबकि यूकैरियोटिक में जो श्वसन होता है बच्चों ये किसके द्वारा होता है, माइटोकांड्रिया के द्वारा होता है। यूकैरियोटिक में जो श्वसन होता है वो माइटोकांड्रिया के द्वारा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रोकैरियोटिक में थैलेकॉइड में होता है, जबकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यूकैरियोटिक सेल में, बेसिकली प्लांट सेल में, ये किस में होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इन चीज़ों को आपने कर लिया होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे, केवल जो है रेस्पिरेशन वो इसमें थैलेकॉइड में होता है और इसमें माइटोकांड्रिया में होता है। इसमें रेस्पिरेशन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है प्रोकैरियोटिक में, उसमें किस में होता है, माइटोकांड्रिया में, वहीं से एनर्जी जनरेट होती है। बाकी अधिकांश चीज़ों को आप प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट करेंगे, यूकैरियोटिक में ट्रू करेंगे। एक चीज़ और, जो उसका जो डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। इतना करने के बाद हम लोग आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स पे, यानी कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। पिछले क्लासेस में हमने बनाया था, इस तरह से एक सेल बनाया था, और उस सेल में जो भी चीज़ पाई जाती है उसे सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, यानी कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंग जैसे आपके शरीर में पाया जाता है। तो हमने बनाया था कि भाई बीच में जो है यहाँ पे एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियोलस होता है, और इसके बाद यहाँ पे एक जगह पाया जाता है क्या, यहाँ पे पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, ये वैक्यूल पाया जाएगा, और यहाँ पे माइटोकांड्रिया पाई जाएगी। ये सब हमने लास्ट वाले वीडियो में देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ये सब पाई जाती है। यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये सब बातों को हमने यहाँ डिस्क्राइब किया है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट, क्या लिखा है कि केवल पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और ये कोशिका को आकार प्रदान करती है, शेप एंड साइज प्रदान करती है, क्या, सेल वॉल, जो केवल और केवल पाया जाता है सेल प्लांट कोशिका में। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, कई साल एग्जाम में पूछा हुआ। दूसरा है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। दूसरा सेल ऑर्गेनल्स क्या है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली है। दूसरा सेल ऑर्गेनल्स है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसी में सारे जो सेल हैं उसी में ढके रहते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल होती है, यानी अर्ध पारगम्य होती है। कुछ चीज़ों को आने देती है, कुछ चीज़ों को नहीं आने देती है, और इसी के द्वारा जो है भोज्य पदार्थों का आना और वर्ज्य पदार्थों का बाहर जाना संभव हो पाता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। तीसरा जो सेल ऑर्गेनेल है वह है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण का कारखाना कहते हैं, और ये प्लांट सेल में इसकी खोज रॉबिन्सन ने की थी, यानी आर से राइबोसोम, आर से रॉबिन्सन, और ये बेसिकली प्लांट सेल में रॉबिन्सन ने खोजा था और ब्राउन ने खोजा था, जबकि एनिमल सेल में राइबोसोम को खोजा था जी.ई. पैलाडे ने खोजा था। तो एनिमल में पैलाडे ने खोजा था, और ये किसकी बनी होती है, मेडअप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। यह किसकी बनी होती है, आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। तारक काय की बात करते हैं,
राइबोसोम आरएनए प्रोटीन का बना होता है, कई साल एग्जाम में पूछा है। अगला जो है वो आ जाएगा तारक काय, तारक मेहता नहीं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो तो एक टीवी सीरियल था। ये तारक काय है, इसे सेंट्रोसोम कहते हैं ना, सेंट्रोसोम। तो लिखा हुआ है कि ये इसकी खोज बावेरी ने की थी। इसकी जो खोज है वो किसने की थी? बावेरी ने की थी, और इट वाज डिस्कवर्ड बाय बावेरी। और सेंट्रियोल प्रेजेंट इन सेंट्रोसोम, तो जो सेंट्रोसोम है उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। जब मैंने लास्ट वाली प्लेलिस्ट में जो वीडियो पढ़ी है उसमें मैंने बनाया है कि कैसे एक छोटे छोटे चक्र के आकार के कई छोटे छोटे सेंट्रियोल हैं जो ज़्यादातर एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। और ये कह रहा है कि समसूत्री विभाजन के समय यानी माइटोसिस के समय ये पोल्स को बनाते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रियोल हैं और समसूत्री विभाजन के समय ये क्या बना देते हैं? पोल्स का निर्माण करते हैं। समसूत्री विभाजन के समय ये पोल्स का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, कई बार पूछा हुआ है, ये भी एग्जाम्पल में इम्पोर्टेंट है। अगला जो है सेल ऑर्गेन, उसका नाम है माइटोकांडिया। माइटोकांडिया की खोज अल्टमैन ने की थी और इसका नाम बेंडा ने दिया था, ये इम्पोर्टेंट है। माइटोकांडिया की खोज अल्टमैन ने की थी और इसका नाम बेंडा ने दिया था, और ये रेस्पिरेटरी प्लेस कहा जाता है। माइटोकांडिया को श्वसन स्थल कहा जाता है जहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से यहाँ पर ऊर्जा विमुक्त होती है, और यही ऊर्जा जो है हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती है। यानी ऑक्सीजन जब जाता है तो वो ब्रेक डाउन करता है एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है ना, तो यही है श्वसन स्थल और ये माइटोकांडिया कहलाता है। ये यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक है, मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं एक प्रोकैरियोटिक सेल जैसा व्यवहार करती है और ये रेस्पिरेटरी बेस भी है। गोल्गी काय अगला जो है सेल ऑर्गेनल, इसे गोल्गी काय कहते हैं यानी गोल्गी बॉडी कहते हैं। गोल्गी काय का काम क्या है कि जो प्रोटीन की बनी हुई जो पुटिकाएँ हैं, प्रोटीन की बनी हुई जो पुटिकाएँ हैं, इनको कैरी ऑन करके सेल के सभी ज़रूरी अंगों तक पहुंचाया जाता है। गोल्गी का यही काम करता है कि प्रोटीन की पैकिंग करके, जैसे क्या होता है कि आप देखे होंगे कि जो होलसेलर होता है, होलसेलर कंपनी से माल निकलने के बाद अलग अलग होलसेलर के बाद पैकिंग करके वहाँ पे ड्रॉप कर दिया जाता है, फिर होलसेलर से रिटेलर लेके जाता है। तो यानी ये ट्रांसपोर्ट का काम है। कंपनी से माल निकला और जा करके होलसेलर के पास गया और होलसेलर से फिर रिटेलर के पास गया। वैसे ही यहाँ पर गोल्गी बॉडी जो है ये ट्रांसपोर्टर ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यह जो प्रोटीन की पैकिंग है छोटी छोटी, उनको लेके सेल के कोने कोने तक जाता है। यहाँ पे स्पेस कम है, फिर भी मैंने हेडिंग डाल दिया, आप नोट कर लीजिएगा। अगला जो सेल ऑर्गेनेल है दैट इज़ लवक यानी प्लास्टिड। तो लवक या प्लास्टिड जो होता है वो कितने तरह का होता है, मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो मैं यहीं पे बता दूंगा ये लवक का क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। लवक से सवाल खूब आते हैं, ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट से आता है यानी फोटोसिंथेसिस से आता है। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ पर मिटा दिया एक कॉटन के कपड़े से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ बताएंगे कि जो लवक होता है ये बेसिकली 3 तरह का होता है। एक होता है, इसको बोलते हैं प्लास्टिड। लवक 3 तरह का होता है। एक होता है वर्डी लवक, दूसरा होता है अवर्डी लवक, और तीसरा होता है हरित लवक। इंग्लिश इसका ज़रूर जान लीजिएगा। इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो इसको 3 नामों से जानते हैं। पहला है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्रोमोप्लास्ट है ना, जिसे हम वर्णी लवक कहते हैं, यह रंगीन वर्णी लवक जो होता है, इसके नाम से लग रहा है कि यह रंगीन पत्तियों, रंगीन तनों के में पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जो
पत्तियां हैं वो लाल रंग की होती हैं, कुछ तने जो होते हैं वो पीले या लाल रंग के होते हैं, खूबसूरत दिखते हैं जिस सजावटी पौधों में। तो उसमें जो रंग पाया जाता है रंगीन, वो ड्यू टू ऑफ क्रोमोप्लास्ट। और दूसरा क्या है, अवर्णी लवक। तो ये ज़्यादातर अवर्णी लवक जो होता है इसमें रंग नहीं पाया जाता है, और ये ज़्यादातर अंडरग्राउंड वाले जो पोर्शन हैं, बेसिकली रूट में पाए जाते हैं ये। इसमें कोई रंग नहीं होता। ऐसे आपने देखा होगा कि मूली उली में कोई रंग नहीं होता, किसी के जड़ में जो है कोई रंग नहीं होता ज़्यादातर। और तीसरा है हरित लवक, इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इसी की मदद से हरे पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। हरे पौधे भोजन बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के रूप में भोजन बनाते हैं। तो ये इसमें वैल्यू एडिशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने आपके इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात कर लिया। और जो था लास्ट वाला, ये 7वां था। लवक कितने तरह के होते हैं? लवक 3 तरह के होते हैं। वर्णी लवक, ये रंगीन पौधों के रंगीन भागों में पाए जाते हैं, चाहे वो तना हो, चाहे लीव हो, फ्लावर छोड़ करके, चाहे वो जड़ हो। दूसरा है अवर्णी लवक, ये ज़्यादातर रूटेड पोर्शन में पाए जाते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। तीसरा है हरित लवक, ये हरे रंग के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात किया, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात किया, और एक एक अंग के बारे में बात किया, चाहे वो कोशिका भित्ति हो, चाहे कोशिका झिल्ली हो, चाहे सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे सेल वॉल हो, चाहे वो माइटोकांड्रिया हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे वो प्लास्टिड हो, चाहे वो राइबोसोम हो, चाहे वो न्यूक्लियोलस हो, चाहे वो न्यूक्लियस। इसमें एक चीज़ है न्यूक्लियस, तो इसमें मैं लिख देता हूँ, इसमें मैं न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा ऐड कर दूंगा ताकि वो भी आपका तैयार हो जाए। इसमें शायद लिखना भूल गया, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, माइटोकांड्रिया है, गोल्गी बॉडी, लेकिन इसमें जो है केंद्रक मैंने नहीं लिखा था, तो अब इसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ। 8वां जो इसका सेल ऑर्गेनल्स है ये है केंद्रक, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। इसे जो है कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते हैं। इसे कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि इसमें आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। आनुवंशिक पदार्थ यानी हेरिडिटरी मटेरियल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। और इसी की वजह से ये कंट्रोल करता है कि नेक्स्ट प्रोजेनी कैसी होगी। तो इसमें ये डीएनए और आरएनए 2 तरह के आनुवंशिक पदार्थ हैं, और इसी से क्या होती है, आनुवंशिकता, यानी कि प्रोजेनी अपने पेरेंट के लक्षण और ट्रेट लेके आगे आती है। ये न्यूक्लियस के माध्यम से ही संभव हो पाता है। अगर ये ना हो तो इसका सारा कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा और प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के आपने इस तरह से 8 तरह के सेल ऑर्गेनल को देखा। इसका ब्रीफ नोट बना लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सारे एग्जामिनेशन में, चाहे आर्ट वाले दें, चाहे कॉमर्स वाले दें, चाहे साइंस वाले दें, चाहे ज्योग्राफी वाले दें, सबको ये जीके में मिलेगा। और यही वो पोर्शन है जो नॉन साइंस वालों को बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिएगा। अगर ये वीडियो या इस तरह के वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि याद रखिएगा आपके लिए ही ये सारा वर्क होता है, ताकि अच्छा, इसका कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता है आपसे, केवल ये उम्मीद की जाती है कि आप अपने जैसे कम से कम 10 लोगों में इसे पहुंचा दें, और उनसे भी कहें कि अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो इसे शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। आपका इतना जो है इंस्पिरेशन का काम करता है, हमारे लिए कैटलिस्ट का काम करता है। ऐसे ही खूब मन लगा के पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।